मध्य प्रदेश में 5 दिनों में कोरोना के 76 नए केसों के बीच उपचुनाव का बिगुल बज चुका है। मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट के लिए 30 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे, जबकि 2 नवंबर को चुनाव परिणाम घोषित होंगे। हालांकि इन चुनाव परिणामों से न तो सत्ता पक्ष और न ही विपक्ष की सेहत पर कोई असर पड़ने वाला है, लेकिन फिर भी इसे 2023 के विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल मुकाबला बताया जा रहा है। मध्य प्रदेश में उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं। अगर चुनावी कार्यक्रम की बात करें तो नोटिफिकेशन की तारीख 1 अक्टूबर, नामांकन की आखिरी तारीख 8 अक्टूबर, नाम वापसी की तारीख 13 अक्टूबर, वोटिंग की तारीख 30 अक्टूबर और मतगणना यानी नतीजे 2 नवंबर को आएंगे। उधर तारीखों के ऐलान होने के बाद कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने अपनी अपनी जीत के दावे किए हैं। चुनाव के लिए तैयार है और भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने अपनी तैयारी की है। सरकार के जन कल्याणकारी कामों को लेके भी जनता के बीच में जाएंगे और हमें विश्वास है कि जनता का प्यार और आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। निश्चित तौर पर स्वागत है और कांग्रेस की पूरी तैयारी है। हमारे जो भी प्रत्याशी थे प्रोबेबल उन सबको बता दिया गया और वो है, और कांग्रेस कमलनाथ जी के नेतृत्व में पूरी ताकत से मुकाबला करेगी, क्योंकि आज इनके पास 15 महीने में कुछ करने को नहीं, सौदेबाजी की सरकार। बहरहाल ये तो बात हुई अपने अपने दावों की, लेकिन जमीनी सच्चाई भी क्या ऐसी ही है? इसे शिवराज और कमलनाथ के उदाहरण से समझते हैं। शिवराज लगातार एक्टिव मोड में है तो कमलनाथ सेहत की वजह से उतने एक्टिव नहीं दिख रहे। शिवराज चुनाव वाले क्षेत्रों में जा रहे हैं, जबकि कमलनाथ अभी सर्वे और बैठकों तक ही सीमित है। शिवराज रैलियों में लगातार कमलनाथ पर हमला कर रहे हैं, जबकि कमलनाथ ट्विटर के जरिए ही निशाना साध रहे हैं। शिवराज जगह जगह मंचों से सरकार की उपलब्धियां गिनवा रहे हैं, जबकि विपक्ष मुद्दों पर घेर नहीं पा रहा। शिवराज उपचुनाव वाले प्रत्येक क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति लगभग दर्ज करा चुके हैं, जबकि कमलनाथ अक्टूबर से दौरा शुरू कर सकते हैं। तो कांग्रेस और बीजेपी के दावों के बीच फिलहाल जो जमीनी सच्चाई है वो सभी के सामने है। अब बात मुद्दों की। यहाँ भी 2 अहम सवाल हैं। क्या उपचुनाव कांग्रेस और बीजेपी सहानुभूति की लहर पर लड़ेगी या फिर मुद्दों पर चुनाव लड़े जाएंगे? आइए दोनों ही एंगल से इसे समझते हैं। पहले बात सहानुभूति कार्ड की। दरअसल खंडवा लोकसभा सीट पर बीजेपी का कब्जा था। यहाँ 2019 के चुनाव में बीजेपी के नंद कुमार सिंह चौहान चुनाव जीते थे। बीजेपी की ओर से अब की बार नंद कुमार सिंह चौहान के बेटे हर्षवर्धन का नाम चल रहा है कि खंडवा से ही बीजेपी की अर्चना चिटनिस और कृष्ण मुरारी मोघे भी दावेदारी जता रहे हैं। वहीं रैगांव विधानसभा सीट पर 2018 के चुनाव में बीजेपी के जुगल किशोर बागड़ी जीते थे। बीजेपी यहां पर बागड़ी के बेटे पुष्पराज को टिकट देने की तैयारी में है। वहीं 2018 के चुनाव में कांग्रेस ने पृथ्वीपुर जोबट सीट पर कब्जा जमाया था। पृथ्वीपुर सीट पर कांग्रेस के बृजेंद्र सिंह राठौर ने जीत हासिल की थी। उनके निधन के बाद उनके बेटे नितेंद्र सिंह राठौर अब की बार प्रबल दावेदार हैं। वहीं जोबट से कांतिलाल भूरिया के बेटे और यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष विक्रांत भूरिया को टिकट देने की चर्चा है। विक्रांत भूरिया जोबट से विधायक रही कलावती भूरिया के रिश्तेदार भी। इधर सहानुभूति कार्ड को लेकर पूर्व मंत्री और बीजेपी के नेता गोपाल भार्गव ने कहा है कि हमेशा सहानुभूति के सहारे जीत नहीं मिलती। ये तो बात हुई सिंपैथी कार्ड की। अब बात मुद्दों की। आखिर वो कौन कौन से मुद्दे हैं जो उपचुनाव में अहम रह सकते हैं? तो इसका जवाब है ओबीसी आरक्षण, आदिवासी, बारिश और बाढ़, हिंदुत्व, महंगाई, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, कोरोना महामारी, सरकार की योजनाएं और 15 महीने बनाम 15 साल। बहरहाल उपचुनाव में हार जीत से कांग्रेस और सत्तारूढ़ बीजेपी की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी बीजेपी ने तो मिशन 2023 को ध्यान में रखते हुए पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी की कोशिश है कि उसे इन चुनावों में जीत हासिल हो सके, ताकि सूबे की जनता के बीच गलत संदेश न जाए। यही वजह है कि शिवराज और उनकी पूरी टीम जहां मुकाबले के लिए तैयार दिख रही है, तो वहीं टीम कमलनाथ अभी सियासी पिच पर आके बल्लेबाजी करने के बजाय पवेलियन पर ही बैठकर मैच की रणनीति बनाने में जुटी है। टीम न्यूज़ स्टेट।